नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिलिकॉन वैली बैंक का बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक आखिर क्यों देवलिया हो गया, कैसे हुआ, क्या क्या है, तो इसका रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि हम जानने का क्यों इसको जानना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारा इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो इसलिए हम पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली बैंक काम कैसे करता है, या फिर बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है, या फिर मतलब जो भी बोलते हैं कि रेवेन्यू कैसे निकालता है बैंक, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम बात करने के लिए जाएंगे तो अगर बैंक का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें कि बैंक होता है कोई भी एक बैंक, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें कुछ अकाउंट और सिस्टम रखता है, जैसे करंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, उसमें अकाउंट ओपन कर सकता है कोई भी जाके। तो वो लोग उसमें जो अपना जो पैसा है उसको डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट का अगेंस्ट में अगर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बोल लेते हैं तो उससे 2.5% के आसपास उनको इंटरेस्ट देता है बैंक। और बाकी आप कुछ बैंक का दूसरा कुछ स्कीम हो गया, FD RD में जाते हैं तो 5 से 6, 7, 6.5% के आसपास इंटरेस्ट देता है। तो बैंक के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा एक्चुअली डिपॉजिट होता है, और जो उसमें से बैंक क्या करता है, एक बड़ा अमाउंट लोन में देता है, जो जिसका इंटरेस्ट हो जाता है करीब 10 से 12% के आसपास। अगर हम बात करेंगे कि जो अब हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ऐसी सेविंग्स में रख रहा है, उसका ऑन एन एवरेज सेविंग्स रिकरिंग RD सब मिला के अगर 6% पकड़ेगा कि हमको मिलता है, बैंक हमको देता है, तो उसी पैसा से बैंक किसी और को लोन दे रहा है, वहाँ से 10 से 12% निकल रहा है, तो वहाँ से बैंक को करीब 5-6%, 7% का प्रॉफिट होता है। इस तरह से बैंक इन रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा एक उपाय है कि बैंक के पास अगर बहुत पैसा आ जाता है कि वो लोन भी नहीं दे पा रहे, तो लोन नहीं दे रहा है, इतना अमाउंट है, तो उसको क्या करता है, जितना लोन में क्या हो गया बाकी का पैसा क्या करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर देता है बैंक। क्योंकि वो पैसा का तो सपोज अगर 5% देना है तो कम निकालना तो पड़ेगा ना, 5% का कम से कम। तो वो जितना लोन में गया बाकी का रेस्ट का जो भी बैलेंस होता है वो किसी दूसरा मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे डेट हो, लिक्विड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, वहाँ पे एक फिक्स इनकम के लिए इन्वेस्ट कर देता है। तो वहाँ से बैंक को कुछ पैसा आ जाता है, वहाँ से जो भी सेविंग्स के लिए पैसा रखता है उनको देता है, बाकी का पैसा उनका प्रॉफिट का हिसाब से रह जाता है उनके पास। तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 2022 का 31 दिसंबर ये सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो नेट एसेट था वो था 211 मिलियन USD। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बिलियन USD का बारे में बात करेंगे, 1 बिलियन USD मतलब हो जाता है आपका 8,000 करोड़। तो उसका हिसाब से 211 बिलियन USD कितना हो सकता है, कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, इसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इतना बड़ा कैपिटल भी था इनके पास, ये कोई बहुत छोटा बैंक भी नहीं था, तो US का 16th लार्जेस्ट बैंक था। तो इस हिसाब से ये सब कुछ ठीक था उनके पास। 2022 खत्म होने तक भी एसेट बहुत कुछ अच्छा खासा था। तो बेसिकली जो सिलिकॉन वैली बैंक का बिजनेस मॉडल क्या था, ये एक स्टार्टअप रिलेटेड बैंक था। मतलब ये ज़्यादा करके जो फंडिंग है ना, स्टार्टअप को ही करता था, बाकी दूसरों को बहुत मतलब उतना नहीं ध्यान नहीं देता था। स्टार्टअप कंपनी को फंडिंग करता था। और जैसे कि VC हो गया, आपका एंजल इन्वेस्टर हो गया, सीड्स कैपिटल हो गया, उनका अकाउंट या फिर स्टार्टअप का अकाउंट। और जो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, कुछ बैंक का तरह ही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो मैं बता देता है कि VC, एंजल इन्वेस्टर, सीड्स कैपिटल होता क्या है। एक्चुअली क्या है, स्टार्टअप को फंडिंग करता है बिना इंटरेस्ट में। उनका कुछ जो ये होता है ना, कंपनी का जो पार्टनरशिप में उनका कुछ बॉन्डिंग रहता है। तो ये जो सिंडिकेट बैंक किसका बैंक अकाउंट ओपन करता था, ज़्यादा करके स्टार्टअप कंपनी जो उनके पास लोन लेने गया है, फिर सेविंग अकाउंट बनाने गया। दूसरा हो गया जो VC होता है, सीड्स कैपिटल होता है, एंजल इन्वेस्टर होता है, उनका भी अकाउंट ये ओपन करता था। तो ऐसा मतलब नहीं था कि कोई भी जाएगा ओपन नहीं करेगा, लेकिन उनका जो ज़्यादा फोकस उस सेक्टर में था, स्टार्टअप सेक्टर रिलेटेड जो भी था। और स्टार्टअप में भी इसका एक अलग से नीश आइडेंटिफाई करके रखा था, जो था टेक रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप था, इसका फोकस उसी में ज़्यादा था कि मतलब टेक रिलेटेड कंपनी को हम ज़्यादा फंडिंग करेंगे स्टार्टअप के लिए। तो सब कुछ सही था। एक टाइप हुआ क्या, स्टार्टअप को बहुत सारा जैसे VC, एंजल इन्वेस्टर, सीड्स कैपिटल का जो भी कंपनी था, उनमें से इस स्टार्टअप को बहुत सारा पैसा आने लग जाता है। तो जब भी ऐसा पैसा आता है तो इन्होंने क्या करता है, स्टार्टअप जो वो बैंक से लोन बहुत कम लेता है, क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और हमको तो सीड्स कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देने का जरूरी नहीं होता है।
वो हमको तो पार्टनरशिप का बॉन्डिंग रहता है। अगर मेरा कंपनी ग्रो हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ऊपर बढ़ा, फिर उनको बाद में बॉन्डिंग हो जाता है। तो इन्होंने क्या करता है, बैंक से पैसा बहुत कम लेता है, क्योंकि बाहर से फंडिंग आ रहा है विदाउट एन इंटरेस्ट, तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो बैंक के पास होता क्या है, ये 211 बिलियन यूएसडी कैपिटल था, उसमें से खाली 74 बिलियन यूएसडी लोन में दे पाया। बाकी का जितना ये फंडिंग था ना, उसका बैलेंस था, मतलब ऐसे ही पड़ा था 140 बिलियन यूएसडी के आसपास ऐसे ही पड़ा था। तो फिर क्या करेगा इतना पैसा, क्योंकि जो भी सेविंग्स का रखा है, अगर 2 से 2.5% देना है, जो भी RDF रखा है, तो कुछ ना कुछ देना है ना। उनके पास ऐसा पैसा पड़ा रहेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। 2% में देना, 2% नुकसान हो जाएगा ना, 2% ही देगा तो उन्होंने क्या करता है, एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली यूएसए में क्या है, जो ऐसे एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसे टाइप का है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो बेसिकली 30 ईयर्स का होता है मिनिमम, तो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। अब तो सब कुछ सही है कि वो इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको पैसा देना है तो उनको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ट्विस्ट आ जाता है कहानी यहाँ पे, ये जो VC था, एंजल इन्वेस्टर था, सीड्स कैपिटल था, इनके पास का पैसा कमी हो जाता है, मतलब इनका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट लो हो जाता है कि हम अभी जो टेक सेक्टर का जो भी स्टार्टअप है उसमें हम इन्वेस्ट करें, उनका इंटरेस्ट लो हो जाता है, उनमें वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो स्टार्टअप कंपनी के पास फंडिंग का फिर क्राइसिस धीरे धीरे होने लगा, तो वो बैंक के पास गया। उनका तो उनके पास तो उनका पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, फिर किसको लोन चाहिए, ज़्यादा करके ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने बैंक के पास गया, पैसा नहीं मिल रहा था। तो जो VC था और एंजल इन्वेस्टर था, सीड्स कैपिटल का जो भी कंपनी था, इनका भी पैसा बैंक में था। तो जो क्राइसिस हुआ, क्योंकि इनका पैसा का जो क्राइसिस आए तो इन्होंने भी पैसा निकालने गया। तो क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा गलती कर देता है सिलिकॉन वैली बैंक कि ये VC लोग के साथ में एक मीटिंग बुलाता है, वहाँ पे बोलता है कि हम आपके बुरे दिनों में मदद करता था, कभी भी आपको लोन का ज़रूरी होता था हम पैसा देता था, अभी हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग इतना जल्दी पैसा निकालिए मत। तो ये कहानी क्या है ना, उल्टा पड़ेगा वो बैंक के ऊपर, सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर। क्या हुआ, तब ये जो सीड्स कैपिटल का टाइप किसी ये जो था ना, VC एंजल इन्वेस्टर, ये लोग थोड़ा इसको अलग तरह से लिया कि वो लोग सोचा ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्यों हमको ऐसे बोलता है कि पैसा अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिलेगा। तो ये लोगों को डाउट हुआ, तो ये लोग क्या करता है, और ज़्यादा पैसा निकालने के चला जाता है, इस डर से कहीं ये बैंक बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो स्टार्टअप को फंडिंग करता था बैंक छोड़ के, ये लोग भी गया बैंक में पैसा निकालने, और किसी स्टार्टअप का जो भी बैंक से लोन लिया हुआ था, मतलब उसी बैंक से लोन लेके पूरा पैसा एक साथ में निकालता नहीं है। सपोज मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, मैंने 1 करोड़ करके 6 महीने में निकाल रहा हूँ, हमारा बिजनेस में पैसा इस तरह से ही लगता है, क्योंकि एक साथ में तो 10 करोड़ नहीं लगेगा। तो ये भी बैंक में जाता है स्टार्टअप जिनका कुछ पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, और VC एंजल इन्वेस्टर लोग भी बैंक के पास जाता है, क्योंकि उनका भी पैसा उसको निकालना है। तो क्या हो जाता है, एक टाइम सब मिलके बैंक के पास चला जाता है, पूरा लाइन लगा देता है, बैंक के सामने लाइन लग जाता है। एक्चुअली इस सिस्टम को कहता है बैंक रन। कभी भी बैंक के सामने बहुत सारा लाइन लग जाए ना पैसा निकालने के लिए, इस सिस्टम को हम बैंक रन कहेंगे। अब क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो US गवर्नमेंट करता क्या है, DFPI मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है इस बैंक को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक के अंदर एक डर पैदा हो चुका है। सपोज कि 1000 लोगों का लाइन लगा हुआ है बैंक के सामने, मैं अगर पीछे में हूँ, मैं सोचेंगे क्या कि वो जो सामने है तो वो तो पूरा पैसा निकाल लेगा, सपोज उसका 500 करोड़ 500 निकाल लेगा, तो मेरा जब से बारी आएगा मेरे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सपोज हो सकता है। तो इस डर को, इस चीज़ को जो गड़बड़ी हो सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये DFPI क्या करता है, बैंक को बंद कर देता है। ये बोलता है, बैंक को बोलता है आप मत करो, किसी को पैसा मत दो, बाकी का हम देखते हैं क्या होगा। तो इमीडिएट बैंक बंद हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, जब बैंक का बंद हो जाना मतलब बैंक देवलिया हो गया। तो हम लोग क्या बोलेगा, बैंक देवलिया, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक नहीं दे पा रहा है या फिर नहीं दे रहा है, कोई कहीं भी एक कारण हो सकता है, तो इसमें हम इसको बैंक देवलिया कहते हैं। तो अभी क्या आ जाता है, ये जो DFPI है, इन्होंने एक
दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जो इस पूरा चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या हुआ, कितना एसेट कहाँ पे है, कैसे क्या हुआ, कितना उनका नेट एसेट कितना है, कितना पैसा उनको देना है, सबको इनका कैलकुलेशन करके उनको पैसा रिटर्न देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। उसका नाम है FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये FDIC क्या करता है, इनका पूरा कैलकुलेशन करने के लिए जाता है, फिर इनका जो पैसा जो था पूरा पैसा फ्री कैश इनको अलग एक बैंक, नया बैंक क्रिएट करके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, और उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा। ये 9 मार्च को ऐसा होता है, एक नया बैंक क्रिएट करके पूरा पैसा जो है उस बैंक में लेके जाता है। फिर अभी का करंट सिचुएशन क्या है, इनका पूरा छानबीन चल रहा है, कैलकुलेट करेगा ये जो FDIC है, कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना पैसा है और कितना पैसा लोगों को देना है। ये कैलकुलेट करने के बाद ही सबको पैसा मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, 100% या 90%, 80% जो भी मिलने वाला है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके ये लोग ये पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस चक्कर में कहा जाता है दूसरा और भी रिसेंटली और भी एक बैंक डेवलप हो चुका है जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। ये था क्रिप्टो रिलेटेड, क्रिप्टो का भी सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो इसका जो डर है ना, ये सिलिकॉन वैली बैंक का डर से क्रिप्टो भी, ये जो क्रिप्टो रिलेटेड जो बैंक था सिग्नेचर बैंक, मतलब ये क्रिप्टो वालों को ज़्यादा मदद करता था, क्रिप्टो फील्ड में इसका काम ज़्यादा था, तो सिग्नेचर बैंक भी डेवलप हो चुका है। हालांकि इसका कैपिटल बहुत ही कम है जो नेट एसेट है इसलिए इसका चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो ग्लोबली मार्केट में जो ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली गिराया है ये तो सिलिकॉन वैली बैंक। इसका ये जो जिसी दिन इसका बैंक बंद कर दिया तो इसी दिन एक ही दिन में 60% इसका शेयर का प्राइस गिर गया था। 60% अंदाज कर सकता है कि कितना, अगर 100 रुपये का प्राइस है तो वो 40 रुपया हो चुका है। तो यही है सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस, जिसका इम्पैक्ट हमारा इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये सिलिकॉन बैंक तो एक तो टेक कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, मतलब टेक स्टार्टअप में, और हमारा इंडियन कुछ कंपनी US स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होता है ज़्यादा करके टेक कंपनी। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली तो ऐसे भी कोई भी कंपनी US में इफेक्ट करेगा तो इसमें गिरेगा, क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट US मार्केट को फॉलो करता है। और ये ज़्यादा क्यों हो गया, ये एक तो डायरेक्टली हिट किया टेक सेक्टर में, तो इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे डर आ जाता है कि क्या फिर 2008 का क्राइसिस आने वाला है। तो मेरा हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँगा तो जी नहीं, ऐसा नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 2008 का क्राइसिस कुछ अलग टाइप का था। देखिए ये बैंक अगर हर फील्ड से जुड़ा हुआ होता ज़्यादा, मतलब खाली ये जो जैसे कि खाली टेक सेक्टर का बात बोल रहा हूँ, टेक सेक्टर छोड़ के बाकी सब सेक्टर के साथ सबको लोन देता था, सबका अकाउंट खोल देता था, हर फील्ड में अगर काम कर रहा होता तो शायद ऐसा 2008 का सिचुएशन आ सकता था। तो इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि शायद ही 2008 का सिचुएशन ना आए, और आगे में तो कुछ भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकता कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो सकता है। तो मेरा हिसाब से कि 2008 का सिचुएशन शायद आएगा नहीं, तो उस बात से ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है फिलहाल। तो आगे में देखते हैं एक्चुअली क्या होता है, इसको बहुत अच्छा से फॉलो अप करना पड़ेगा। ये जो अभी जो इनका जो कैलकुलेशन के बाद जब पैसा देने वाला ये जो बैंक आपको पैसा देगा, एक्चुअली जगह आप जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा कितना भी आपको पैसा रहेगा बैंक में, अगर बैंक कुछ गड़बड़ कर देता है या फिर हो जाता है, इंडिया गवर्नमेंट बोल रहा है आपको 5 लाख ही देगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी ऐसा एक रूल है, तो $2.5 लाख का है USA में। USA में अगर ये जो सिलिकॉन वैली बैंक डेवलप हो चुका है, कभी बहुत ज़्यादा किसी का अगर $10,000 है तो उनको भी $2.5 लाख का $2.5 लाख जो भी अमाउंट होगा उसका कितना भी मैक्सिमम पैसा रहेगा उतना ही मिलेगा, उतना ही बैंक सिक्योरिटी उतना ही है, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतना ही है। तो आप देखते हैं कि आगे में क्या होता है। जबकि ये गवर्नमेंट इनका छानबीन कर रहा है, तो हो सकता है ये 2 महीना 6 महीना भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, वो इंडिया हो या फिर USA कहीं पे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमको और आपको करना ये है, हमारा इंडिया का बात करें तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कभी भी आप ऐसा मत कीजिए कि एक ही अकाउंट में 20-25 लाख रख दिया, ऐसा मत कीजिए। उनको 3-4 अकाउंट में डिवाइड करके रखिए। अगर किसी भी तरह का ऐसे जैसे कि येस बैंक जैसे सिचुएशन आ गया, ऐसे कुछ भी मतलब डेवलप टाइप का कुछ हो जाता है, तो हमारा एक सेफ रहता है कि आप 25 लाख अगर एक अकाउंट में रहता है, सपोज कीजिए कोई भी एक बैंक, तो क्या होगा, क्या अगर वो बैंक कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है तो आपको 5 लाख मिलने वाला है। अगर आपको 25 लाख था तो 20 लाख तक चला गया,
तो उससे अच्छा है कि वो 4-5 अकाउंट में डिवाइड करके रखे कि तो आपका जो फंड है यहाँ पे सेफ रहेगा। क्योंकि अगर एक बैंक चाहता भी है, अगर 10 लाख है आपको 5 लाख तो मिलेगा, 5 लाख जाएगा। अगर एक ही अकाउंट में 25 लाख रखेगा तो आपको 5 लाख मिलेगा, 20 लाख चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप कीजिए। और अगर एक अकाउंट बैंक में भी रखना है, टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर बैंक का हेल्थ चेकअप कीजिए। हेल्थ चेकअप मतलब वो बैंक क्या कर रहा है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा किसी को लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है कोशिश, मतलब कुछ भी उनका नेट सेट डेट जो भी रहता है, कुछ भी रहता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वो थोड़ा स्टडी करके रखें तो ये अच्छा रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए, ऐसा सब ऐसा कर नहीं सकता है। फिर भी अगर हो सकता है तो बैंक का भी कंडीशन बीच बीच में हमको स्टडी करना है कि बैंक सही से चल रहा है या नहीं। तो यही था सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का एक्चुअली फैक्ट इन शॉर्ट में। तो बाकी कुछ नहीं है इन शॉर्ट में। और भी आप समझने का कोशिश करोगे, सपोज कीजिए कोई भी एक छोटा कंपनी है, सपोज मैंने पकड़ लिया कि एक गारमेंट फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री में 10 करोड़ का पैसा लगा हुआ था, वो 10 करोड़ रुपया 10 लोगों ने दिया था, हर एक आदमी ने 1 करोड़ करके दे रखा था। तो एक ही दिन में अगर 10 लोग एक ही दिन में पर्टिकुलर उस कंपनी से पैसा रिटर्न लेने आएंगे तो वो कंपनी नहीं दे पाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। जो भी पैसा रखा था एक ही दिन में सब निकालने जाएगा तो पैसा कहा कि कैसे मिलेगा। ये बहुत बड़ा बैंक होता तो शायद वो मैनेज कर ले सकता था, तो ये क्या तो उतना ये नहीं था। तो इस यही प्रॉब्लम हो गया, बाकी कुछ नहीं है। और आगे में हम देखते हैं कि कैसा कैसा इसका क्या अपडेट आ रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे।